अजीत पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में जो खेला किया है उससे शरद पवार जल्दी नहीं उभर पाएंगे, क्योंकि घर का बेदी जब लंका ढहाता है तो परिणाम बेहद खतरनाक होते हैं। जैसे विभीषण राम के साथ मिल गए थे तो लंका और लंकापति का विनाश हो गया था। और कहा ऐसा भी जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है, कलयुग में भी ऐसा ही चल रहा है और महाराष्ट्र में ही हो रहा है। पहले उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे अलग हुए तो उद्धव के पास ना तो समर्थन बचा और ना ही बाला साहेब ठाकरे की विरासत। ठीक वैसी ही घटना राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के घर में भी घट गई। दावा ऐसा है कि अजीत पवार के साथ 40 विधायक गए हैं। तो बड़ा सवाल अब ये है कि एनसीपी भी अब शरद पवार के साथ रह पाएगी या नहीं। एनसीपी का जो चुनाव निशान है उस पर शरद पवार का अधिकार रह पाएगा या नहीं। लेकिन शरद पवार के साथ जो हुआ है वो तो हुआ ही है। उद्धव ठाकरे के साथ एक बार फिर से खेला हो गया और वो खेल क्या हुआ है वही आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राजनीति का खेल परसेप्शन पर चलता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। आज राजनीति में जैसा चल रहा है कल भी वैसा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। खून के रिश्ते राजनीति के सामने छोटे नजर आते हैं। यही हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में। अजीत पवार ये नाम 5वीं बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर दर्ज किया गया। अजीत पवार ने अपना ट्विटर बायो भी बदल दिया। उन्होंने महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम शब्द उसमें जोड़ दिया, लेकिन एनसीपी नेता नहीं हटाया। मतलब वो बीजेपी के साथ आने के बाद भी एनसीपी के ही नेता हैं। इस बात का मतलब अगर समझा जाए तो समझ आता है कि जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है वही शरद पवार के साथ भी होने वाला है। लेकिन शरद के साथ तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन उद्धव के इरादों की भी कमर टूट गई। वो कैसे टूट गई वो भी सुनिए। महाविकास अघाड़ी, इसमें कांग्रेस है, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे है और एनसीपी थी। एनसीपी थी इसलिए क्योंकि एनसीपी पर अजीत पवार ने अपना दावा ठोक दिया है। अब अगर एनसीपी को अजीत पवार ले गए तो महाविकास अघाड़ी तो खत्म हो जाएगा और उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी के दम पर ही अपनी पार्टी को खड़ा करने में जुटे थे, इसीलिए वो जद्दोजहद में जुटे थे। महाविकास अघाड़ी के दम पर ही उद्धव अपना जनाधार बढ़ाने की फिराक में थे। लेकिन अगर एनसीपी अजीत पवार के पास चली जाती है और तो फिर उद्धव का सपना भी खत्म और महाविकास अघाड़ी भी खत्म। अब पहले आप महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को सुनिए, उसके बाद आपको आगे की कहानी बताऊंगा। बात करिए पार्टी। बिल्कुल, अजीत पवार जी के सामने उनके पार्टी के मेजोरिटी विधायक, एमपीज और नेता सभी लोग हैं, क्योंकि अजीत दादा एक विकास काम करने वाला एक नेता है, विकास के ऊपर विश्वास रखने वाला नेता है और इसलिए प्रशासन का भी उनको अच्छा अनुभव है और निश्चित रूप से इसीलिए उनका साथ सभी लोगों ने दिया है। जब किसी कर्मठ नेता, जो कार्यकर्ता जो दिन रात काम करता है, उसको दबाया जाता है, साइडलाइन किया जाता है, तब ऐसी घटना होती है। एकनाथ शिंदे का कहना है कि एनसीपी में अजीत दादा को दबाया जा रहा था। मतलब अब आप देख रहे हैं अजीत पवार से अब अजीत दादा बन चुके हैं और अब इस बात के प्रमाण भी सामने आते हैं। जैसे शरद पवार ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अजीत पवार को दरकिनार करके अपनी बेटी सुप्रिया सूले को चुना था। यही अजीत पवार के कद को घटाने की कोशिश की जा रही थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आप सुनिए अजीत पवार बीजेपी में आने के बाद क्या कहते हैं। ओके, उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वैसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तटकरे, हम सब ये लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बनसोड़े हो
या अपना अदिति तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है। और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा सब सोचकर और ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा सब सोचकर हमने ये मिनिस्ट्री में मौका दिया है। और आगे भी जो हम जब बात सीएम साहब के साथ करेंगे, बाकी डीसीएम साहब साथ के करेंगे, बैठेंगे तो बाकी के भी लोगों को और मौका देने की हमारी कोशिश रहेगी। अब आपको महाराष्ट्र की राजनीति का गणित बताते हैं, जो नया गुणागणित सामने आया है। महाराष्ट्र में बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। शिवसेना यूबीटी के पास 16 सीटें हैं, मतलब शिवसेना बाला साहब ठाकरे। एनसीपी के पास 53 सीटें, कांग्रेस के पास 45 और अन्य के पास 29। यह अजीत पवार के शपथ न लेने से पहले का आंकड़ा था। अब आप नया आंकड़ा देखिए। अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद एनसीपी के 53 विधायकों में से 40 विधायकों का समर्थन की बात सामने आई है, जो अजीत पवार के साथ है। ऐसे में शरद पवार के एनसीपी के पास सिर्फ 13 विधायक बचते हैं, तो वहीं कांग्रेस के विधायकों की संख्या 45 हो जाती है। बाकी के पास जितने थे उतने ही रहते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई है। आज के आंकड़े देखें तो कांग्रेस दूसरे नंबर पर आ गई है और शरद पवार सबसे नीचे आ गए हैं। लेकिन अब अजीत के अलग होने के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जनाधार घटेगा, शरद पवार का तो सारा ही घट गया। उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य भी अब मझधार में लटकता नजर आ रहा है, क्योंकि अजीत पवार के साथ सिर्फ विधायक ही नहीं गए, अजीत पवार को एनसीपी के सांसदों और एमएलसी का भी समर्थन प्राप्त है। तभी अजीत पवार ने विश्वास के साथ कहा कि वो अगला चुनाव एनसीपी के चुनाव निशान पर लड़ेंगे। ऐसे में अजीत पवार के जाने से महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगना तय है। अजीत पवार की बातें और विश्वास देखकर तो लगता है कि वो शरद पवार से एनसीपी को लेने की पूरी तैयारी करने के बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्योंकि याद करिए 2019 का खेल, जब अजीत पवार बीजेपी के साथ गए थे तब एनसीपी के कद्दावर नेता शरद पवार के साथ थे। छगन भुजबल इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है और सबूत है। छगन भुजबल एनसीपी के एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं और वो उस वक्त शरद पवार के साथ खड़े थे जब 2019 में अजीत पवार ने बीजेपी का दामन थामा था। लेकिन वो आज अजीत पवार के साथ शपथ ले चुके हैं, तो इस बात से ये तस्वीर भी साफ हो जाती है कि एनसीपी के नेता को सुप्रिया सूले का हाईकमान बनना शायद पसंद नहीं आया। अगर शरद पवार अजीत पवार पर भरोसा जताते तो शायद आज जो दिन शरद पवार को देखना पड़ा है वो नहीं देखना पड़ता। बेटी का मोह किए हुए अभी 22 दिन ही गुजरे थे कि बेटी को जिस पार्टी की कमान सौंपना चाहते थे उसी पार्टी पर अब तलवार लटक गई, उसी पार्टी का भविष्य मझधार में लटक गया। अब पता नहीं वो पार्टी भी रहेगी शरद पवार के पास या नहीं। जब सुप्रिया सूले के लिए फैसला लिया गया था शरद पवार के द्वारा, उस वक्त अगर आप सुप्रिया सूले का बयान सुनेंगे तो समझ जाएंगे पूरी कहानी कहां से शुरू होती है। सुप्रिया से सवाल पूछा गया था कि पार्टी के फैसले के बाद शायद अजीत पवार नाराज हैं, तो सुप्रिया का कहना था, मैं भी चाहती हूं कि अजीत दादा की इच्छाएं पूरी हों। ये संगठन का फैसला होगा कि अजीत दादा को पार्टी में कोई पद दिया जाए या नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि वो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या नहीं, ये पार्टी पर निर्भर करता है। लेकिन एक बहन होने के नाते मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई की सभी इच्छाएं पूरी हों। इस बयान से तो ऐसा ही लगता है कि सुप्रिया को इस बात की खबर थी कि अजीत पवार को कोई पद नहीं दिया जाने वाला, क्योंकि खबरें ऐसी भी थी कि अध्यक्ष के तौर पर किसी दलित का नाम को सामने लाया जा सकता है जिसे पार्टी के जनाधार को बढ़ाया जा सके। अजीत पवार के इस कदम को बगावत के तौर पर देखा जाना लाजमी है। अब जब 2024 के लोकसभा में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और शरद पवार विपक्षी एकता की कोशिशों में पुरजोर तरीके से लगे थे, ऐसे में अजीत पवार के कदम से एनसीपी में जो उथल पुथल मची है उसे पार्टी का भविष्य क्या होगा और खुद शरद पवार का करियर किस मोड़ पर आ गया है, इस बारे में एक अनिश्चितता खड़ी हो गई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बेटी मोह में आकर अपने करियर की सबसे बड़ी चूक कर गए हैं शरद पवार। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।